सबसे मुश्किल, सबसे भयानक हालातों में भी कोई इंसान आगे कैसे बढ़ता है? वो कौन सी चीज है जो किसी को टूटने से बचाती है जब सब कुछ छीन लिया गया हो? आज हम एक ऐसे ही सवाल की गहराई में उतर रहे हैं और हमारे गाइड होंगे विक्टर फ्रैंकल, एक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट जो खुद नाजी डेथ कैंप से जिंदा बचे थे। हमारे पास फ्रैंकल की मशहूर किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग के कुछ अंश हैं, डॉक्टर पॉल वोंग के लेख हैं और कुछ एकेडमिक रिव्यूज भी हैं। तो हमारा मकसद है फ्रैंकल के विचारों के मूल को समझना कि कैसे दुख और पीड़ा के बीच भी जीवन में अर्थ खोजा जा सकता है। तो शुरू करने के लिए विक्टर फ्रैंकल कौन थे? वो सिर्फ एक थियरिस्ट नहीं थे। हाँ, उनकी कहानी उनके काम से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। उनकी थ्योरी किसी लाइब्रेरी में बैठकर नहीं लिखी गई थी, उससे उन्होंने जिया था। उससे ऑश्विट्स जैसे नाजी कैंप्स की आग में तपाया गया था। उन्हें 3 साल तक उन कैंप्स में रखा गया। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपने भाई, सबको खो दिया। तो जब वो पीड़ा या अर्थ की बात करते हैं तो वो कोई अकादमिक बहस नहीं कर रहे होते, वो अपनी सच्चाई बता रहे होते हैं। हाँ, और यहीं पर एक बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। युद्ध से ठीक पहले फ्रैंकल को अमेरिका जाने का वीजा मिल गया था। बिल्कुल। वो इस सब से बचकर निकल सकते थे, एक सुरक्षित जिंदगी जी सकते थे। हाँ। और ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे अहम मोड़ था। वो वीजा हाथ में लिए सोच में पड़ गए। एक तरफ अमेरिका में एक नई सुरक्षित जिंदगी थी और दूसरी तरफ वियना में उनके बुजुर्ग माता पिता जिन्हें उनकी जरूरत थी। हाँ। उन्होंने रुकने का फैसला किया। ये वो पल था जब उन्होंने निजी सुरक्षा के ऊपर एक बड़ी नैतिक जिम्मेदारी को चुना। बिल्कुल। और यही चुनाव कि ज्यादा अर्थ किसमें है उनके पूरे काम का आधार बना। और इसी अनुभव से उनकी किताब निकली मेंस सर्च फॉर मीनिंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तरह की गवाही है। सही कहा आपने। इसका जो असली जर्मन टाइटल है ना, वो तो और भी ज्यादा गहरा है। ट्रॉट्स्टेम यात्सुम लेबन जागन, मतलब सब कुछ के बावजूद जीवन को हाँ कहो। वाह। ये टाइटल ही एक तरह से पूरी किताब का सार है। और जैसा आपने कहा, ये 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा उनके कैंप के अनुभवों का एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। और वो विश्लेषण भी कमाल का है। वो कैदियों की जो मानसिक यात्रा है उसे 3 चरणों में बांटते हैं। हाँ, पहला चरण है शॉक। ये वो पल है जब कोई पहली बार कैंप में पहुंचता है और उससे उसकी पहचान, उसके कपड़े, उसके बाल, सब कुछ छीन लिया जाता है। वो सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। ज्यादातर लोग तो इस शुरुआती शॉक को ही बर्दाश्त नहीं कर पाते। और दूसरा चरण वो एपैथी या उदासीनता बताते हैं, जब इंसान भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाता है। बिल्कुल। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, खुद को बचाने का तरीका। लेकिन तीसरा चरण जो उन्होंने बताया वो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। वो है डीपर्सनलाइजेशन, यानी आजादी के बाद भी दुनिया से कटा हुआ महसूस करना। हाँ। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। ज्यादातर लोग तो यही सोचेंगे कि आजादी का पल जिंदगी का सबसे खुशी का पल होगा। बिल्कुल। पर वो कह रहे हैं कि आजादी के बाद भी एक अलग तरह का ट्रॉमा होता है। यही तो उनकी सबसे गहरी इंसाइट है। उन्होंने देखा कि सालों तक उस क्रूरता में रहने के बाद जब कैदी आजाद हुए तो उन्हें खुशी महसूस ही नहीं हुई। उन्हें लगा जैसे ये सब एक सपना है, जैसे वो अब इस सामान्य दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। बिल्कुल। उनका शरीर आजाद हो गया था लेकिन उनका मन अब भी उसी कैंप में फंसा हुआ था। और इसी अनुभव के बीच उन्होंने एक बहुत जरूरी चीज देखी कि कैंप में वो लोग नहीं बचे जो शारीरिक रूप से सबसे मजबूत थे। ये बात तो कॉमन सेंस के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। यही उनकी खोज का केंद्र था। बचे वो जिन्हें जीने का कोई मकसद मिल गया था, कोई अर्थ मिल गया था। फ्रैंकल ने देखा कि जिन लोगों में उम्मीद छोड़ दी, जिन्हें लगा कि अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा, उनका शरीर भी जल्दी ही हार मान लेता था। लेकिन जिनके पास कोई क्यों था। हाँ, जिनके पास कोई क्यों था, चाहे वो अपने किसी प्रियजन से दोबारा मिलने की उम्मीद हो या कोई अधूरा काम जिसे वो पूरा करना चाहते थे। जैसे फ्रैंकल खुद अपनी किताब की खोई हुई पांडुलिपि को फिर से लिखना चाहते थे। वो लगभग हर कैसे को सह गए। ये बात कि जीने का क्यों होना सबसे जरूरी है, ये दिल में उतर जाती है। और फ्रैंकल ने इसी सोच को एक पूरी थेरेपी में बदला, जिसे लोगोथेरेपी कहते हैं। ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है, इसके कुछ ठोस सिद्धांत हैं, है ना? हाँ, लोगोथेरेपी में लोगोज एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है अर्थ। तो ये अर्थ केंद्रित थेरेपी है और ये 3 बहुत मजबूत स्तंभों पर खड़ी है।
पहला है संकल्प की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ विल, यानी हमारे पास हमेशा चुनने की आजादी है। हाँ, लेकिन किस चीज को चुनने की? फ्रैंकल कहते हैं कि हम हमेशा अपने हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उन हालातों के प्रति अपने रवैये को हमेशा चुन सकते हैं। उनका वो मशहूर कोट है। हाँ, एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के। किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की आज़ादी, अपना रास्ता चुनने की आज़ादी, ये हमारी आखिरी मानवीय स्वतंत्रता है। और ये बात एक कंसंट्रेशन कैंप से जिंदा बचे इंसान के मुंह से सुनना, ये इसे सिर्फ एक विचार से कहीं ज्यादा बना देता है। बिल्कुल। और इसी से दूसरा सिद्धांत निकलता है, अर्थ की इच्छा, विल टू मीनिंग। देखिए, फ्रॉइड ने कहा था कि इंसान की मूल प्रेरणा है सुख की इच्छा, विल टू प्लेजर। हाँ, उनके बाद एडलर ने कहा कि नहीं, ये शक्ति की इच्छा है, विल टू पावर। लेकिन फ्रैंकल ने कहा नहीं, इंसानों की सबसे गहरी, सबसे बुनियादी प्रेरणा है जीवन में अर्थ खोजने की इच्छा। और जब लोगों को ये अर्थ नहीं मिलता तो वो एक अजीब से खालीपन में फंस जाते हैं, जिसे फ्रैंकल अस्तित्व का शून्य या एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहते थे। मुझे लगता है आज के दौर में बहुत से लोग इस एहसास से जूझ रहे हैं। बहुत ज्यादा। ये बोरियत, ये उद्देश्यहीनता, ये आज के समाज की एक बड़ी समस्या है। और यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, जीवन का अर्थ। फ्रैंकल एक बहुत दिलचस्प बात कहती हैं। वो कहती हैं कि हमें जीवन से ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि मेरे जीवन का क्या अर्थ है। तो फिर सवाल क्या होना चाहिए? सवाल को पलटना होगा। जीवन हमसे हर पल, हर स्थिति में सवाल कर रहा है। वो पूछ रहा है, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? अच्छा। और इसका जवाब हमें अपने अंदर बैठकर सोचने से नहीं मिलेगा, बल्कि दुनिया के साथ जुड़कर अपनी जिम्मेदारियां निभाकर देना होगा। तो सवाल मैं जीवन से क्या उम्मीद करूं नहीं है, बल्कि जीवन मुझसे क्या उम्मीद करता है। ठीक है, ये तीन सिद्धांतिक फ्रेमवर्क तो देते हैं, संकल्प की स्वतंत्रता, अर्थ की इच्छा और जीवन का अर्थ। लेकिन मुझे लगता है सुनने वाले सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब असल जिंदगी में इसे खोजा कैसे जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। वो कोई एक फॉर्मूला नहीं देते, क्योंकि उनका मानना था कि हर इंसान का अर्थ अनोखा होता है। लेकिन हाँ, वो तीन मुख्य रास्ते बताते हैं। पहला है रचनात्मक मूल्य, क्रिएटिव वैल्यू, यानी कुछ बनाकर, कोई काम करके। बिल्कुल, कोई काम करके, कुछ बनाकर या समाज में कोई योगदान देकर। ठीक है। और दूसरा रास्ता? दूसरा है अनुभवात्मक मूल्य, एक्सपीरियंशियल वैल्यू। ये दुनिया से कुछ लेने के बारे में है, किसी चीज का अनुभव करके या किसी व्यक्ति से गहराई से जुड़कर। जैसे प्यार के जरिए। हाँ, सीधे शब्दों में प्यार। फ्रैंकल कहते थे कि प्यार किसी दूसरे इंसान की सबसे गहरी शख्सियत को समझने का एकमात्र तरीका है। कैंप में भी अपनी पत्नी की याद और उनसे प्यार नहीं उन्हें जिंदा रखा। और तीसरा, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, वो पीड़ा के बारे में। हाँ, वो है दृष्टिकोण का मूल्य, एटीट्यूडनल वैल्यू। ये उस पीड़ा के प्रति अपनाए गए रवैये में अर्थ खोजने के बारे में है, जिससे बचा नहीं जा सकता। जब हम हालात को बदल नहीं सकते, तब हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है। यहाँ पर वो एक डॉक्टर का किस्सा सुनाते हैं, है ना? वो कहानी इस सिद्धांत को असलियत में दिखाती है। हाँ, ये इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक बुजुर्ग डॉक्टर थे जो अपनी पत्नी की मृत्यु के 2 साल बाद भी गहरे डिप्रेशन में थे। वो फ्रैंकल के पास आए। फ्रैंकल ने उनसे बस एक सवाल पूछा, डॉक्टर सोचिए, अगर आपकी मृत्यु पहले हो जाती और आपकी पत्नी को आपके बिना जीना पड़ता तो उन्हें कैसा लगता? तब डॉक्टर ने कहा होगा कि वो तो बिखर जाती। बिल्कुल। डॉक्टर ने कहा, ओह, उनके लिए यह भयानक होता। तब फ्रैंकल ने बहुत धीरे से जवाब दिया, देखिए, आपने उन्हें इस भयानक दुख से बचा लिया और उसकी कीमत आप अब उनके लिए जीकर और शोक मनाकर चुका रहे हैं। वाह। उस एक पल में उस डॉक्टर की पीड़ा गायब नहीं हुई, लेकिन उसका मतलब बदल गया। उनका दुख अब सिर्फ एक पीड़ा नहीं था, वो प्यार से निकला एक बलिदान बन गया था। तो इसका मतलब यह है कि पीड़ा बेकार नहीं है अगर हम उसमें कोई मकसद ढूंढ लें। ये सोच बहुत शक्तिशाली है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या हम पीड़ा को जरूरत से ज्यादा रोमांटिसाइज तो नहीं कर रहे? ये बहुत जरूरी सवाल है। और फ्रैंकल का मकसद पीड़ा को महिमा मंडित करना बिल्कुल नहीं था। वो ये नहीं कह रहे थे कि दुख अच्छी चीज है। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि अगर दुख से बचा नहीं जा सकता तो भी हमारे पास एक विकल्प होता है। नीट्शे का वो मशहूर कथन है जिसे फ्रैंकल अक्सर दोहराते थे। हाँ, जिसके पास जीने के लिए कोई क्यों होता है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है।
उद्देश्य पीड़ा को खत्म करना नहीं है, उद्देश्य है पीड़ा के बावजूद आगे बढ़ने का अर्थ खोजना। इसी से जुड़ी एक और बात डॉक्टर पॉल वोंग के लेखों में मिलती है, जिसे वो आयरन ट्रायंगल कहते हैं। हाँ, वोंग लोगोथेरेपी को आज के दौर के लिए और प्रैक्टिकल बनाते हैं। वो कहते हैं कि जीवन की मुश्किलों से निपटने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, साहस, करेज, जीवन के अंधेरे पक्ष का सामना करने की हिम्मत। दूसरा, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना। और तीसरा, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ। उस पीड़ा को अर्थ के जरिए अपनी ताकत में बदलने की क्षमता। ये तीनों मिलकर एक बहुत मजबूत ढांचा बनाते हैं। फ्रैंकल ने अपनी थेरेपी में कुछ बहुत ही दिलचस्प तकनीकें भी दी थीं, जैसे पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये असल में चिंता या डर के दुष्चक्र को तोड़ने का एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है। इसका मूल विचार है कि आप जिस चीज से डरते हैं उसे करने की कोशिश करें। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी को नींद नहीं आ रही है, तो उसे जबरदस्ती सोने की कोशिश करने के बजाय ये कहा जाता है कि आज रात जागते रहने की पूरी कोशिश करो। इससे क्या होगा? जैसे ही वो सोने की कोशिश करना बंद करता है, परफॉर्मेंस का जो दबाव है वो हट जाता है और नींद आ जाती है। यानी डर का सामना एक मजाकिया तरीके से करना, कह सकते हैं। ये विचार बहुत शक्तिशाली लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनकी कोई आलोचना भी हुई है क्या? मनोवैज्ञानिक जगत में सब लोग इससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आलोचना होना जरूरी भी है। एक बड़ी आलोचना ये है कि ये तरीका थोड़ा सत्तावादी, मतलब अथॉरिटेरियन हो सकता है, जिसमें थेरेपिस्ट मरीज पर अपना अर्थ थोप सकता है। अच्छा। दूसरी आलोचना ये है कि क्या यह मनोविज्ञान से ज्यादा धर्म या दर्शन पर आधारित है, क्योंकि ये फ्रैंकल की व्यक्तिगत गवाही पर बहुत ज्यादा आधारित है, ना कि बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक डेटा पर। और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता के बारे में क्या कहेंगे, जहां इतने सारे लोग उस अस्तित्व के शून्य को महसूस कर रहे हैं? मेरे हिसाब से आज ये पहले से भी ज्यादा अप्रासंगिक है। बर्नआउट, डिप्रेशन और आधुनिक जीवन के तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए ये विचार एक नई दिशा दे सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लोगोथेरेपी के सिद्धांत अब कई आधुनिक थेरेपीज में भी शामिल किए जा रहे हैं, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी। हाँ, सीबीटी में, और एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी यानी एसीटी में भी। इन दोनों में फ्रैंकल के विचारों की झलक दिखती है। इंटरनेट पर भी आप देखें तो इस किताब पर चर्चाओं में कई लोग इसे जीवन बदलने वाला अनुभव बताते हैं। हाँ, लेकिन कुछ को ये भी लगता है कि ये कैसे करें कि कोई सीधी गाइड नहीं देती। जो कि सच भी है। ये किताब आपको जवाब नहीं देती, ये आपको सही सवाल पूछना सिखाती है। तो कुल मिलाके अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो विक्टर फ्रैंकल का संदेश यही है कि हमें हमारे हालात नहीं बल्कि उन पर हमारी प्रतिक्रिया परिभाषित करती है। और अर्थ की खोज सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं बल्कि एक बुनियादी मानवीय जरूरत है। बिल्कुल। उनकी सीख हमें ये याद दिलाती है कि पीड़ा में भी गरिमा और स्वतंत्रता को खोजना संभव है। ये सवाल को मैं जीवन से क्या उम्मीद कर सकता हूँ से बदलकर जीवन मुझसे क्या उम्मीद करता है कर देती है। ये जिम्मेदारी लेने के बारे में है, अपनी कहानी का नायक बनने के बारे में है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। फ्रैंकल ने देखा कि एक अधूरा काम या एक ऐसा इंसान जो प्यार से किसी का इंतजार कर रहा है, ये 2 चीजें किसी को भी जिंदा रखने की सबसे बड़ी वजह बन सकती हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, वो कौन सा अधूरा काम हो सकता है या वो कौन सा इंसान हो सकता है जो किसी के संघर्षों को एक गहरा अर्थ दे रहा हो।